हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम यूनियन टेरिटरीज संघ राज्य क्षेत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे देखेंगे जो यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के उनके बारे में और जो दिल्ली है उसके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपका इंडियन पॉलिटी से। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि यूनियन टेरिटरीज के बारे में संविधान में कहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद 1 है, ठीक है, हमारा आर्टिकल 1 है, जिसमें हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जिसमें हमने राज्यों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में डिस्कस करेंगे स्पेशली, तो यहाँ पे और दिल्ली के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है आपका, भारत के क्षेत्र में प्रदेशों की 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, 3 तरह के हमारा जो क्षेत्र है, भारत का पूरा क्षेत्र, उसको 3 तरह की श्रेणियों में विभाजित किया है। इसमें किस किस तरह के रख रखे हैं, एक तो हमने राज्य दे रखे हैं, ठीक है, दूसरे दे रखे हैं केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरे आते हैं भारत सरकार द्वारा किसी भी समय प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र। मतलब कि हमारे जो देश है अभी वो, उसमें कौन कौन आ गए, उसमें राज्य आ गए, स्टेट्स आ गए और केंद्र शासित प्रदेश। और ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी एरिया जो भारत सरकार बाद में एक्वायर करती है वो, ठीक है, उसको ये 3 श्रेणी दे रखी है। ठीक है, अभी हमारे यहाँ राज्य कितने हैं, स्टेट्स कितने हैं, तो 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, पहले 29 हुआ करते थे, बाद में जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, तो 28 स्टेट्स हो गए आपके। और यूनियन टेरिटरीज कितने हो गए, पहले 7 थे, फिर 9 हो गए। बाद में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 कैसे हुए, तो दादर और नगर हवेली और दमन दीव को मिला दिया गया। इस तरह से अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ठीक है, ओके। इसके बाद भारत सरकार द्वारा किसी भी समय पर प्राप्त किए जा सकने वाले क्षेत्र, तो अभी ये कितने हैं, तो अभी ये 1 भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा भारत का एरिया है और इस तरह से इसको विभाजित कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ऐसे क्षेत्र होते हैं जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन में होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है वो किस में विभाजित है, पूरा का पूरा देश राज्यों में। ठीक है, तो इसमें स्टेट्स है पूरे देश में, और स्टेट में कौन होते हैं, सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं। और इनका किसका नियंत्रण होता है, सीएम का ही होता है, और राज्यपाल का होता है, गवर्नर का होता है स्टेट। अब पूरे के पूरे देश में सीएम होते हैं सभी स्टेट्स में, और हमारे यहाँ पे जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें क्या सीएम होते हैं, तो नहीं, सब में नहीं होते, तो सीएम नहीं होते। उनमें किसका प्रशासन चलता है, तो केंद्र सरकार का चलता है, राष्ट्रपति का चलता है, तो केंद्र सरकार का चलता है। तो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में जो एरिया आते हैं, जो जगह आती है, वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। ठीक है, तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण और प्रशासन होता है। क्या राष्ट्रपति खुद ही यहाँ पे काम करते हैं, नहीं, राष्ट्रपति अपने द्वारा किसी को नियुक्त करते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहां पे बताया गया था, 239 से लेकर 241 तक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया है। ठीक है, 239 से 241 तक, ये आपको याद रखना है। संविधान में अधिकृत क्षेत्रों के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के संवैधानिक प्रावधान उन पर भी लागू होते हैं। मतलब कि हमने 2 तरह की चीजें देखी, एक तो स्टेट्स देखी, ठीक है, और दूसरी क्या देखी, यूनियन टेरिटरी देखी, और तीसरे वो एरिया जो कभी हम फ्यूचर में एक्वायर करते हैं। तो स्टेट के लिए तो अलग से है, उसके लिए तो सीएम होंगे और गवर्नर होंगे स्टेट के। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज के लिए कौन से होंगे, जो राष्ट्रपति होंगे वो उस पर काम करेंगे, मतलब केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। अब कभी हम फ्यूचर में कोई चीज एक्वायर करते हैं, कोई जगह एक्वायर करते हैं, तो उस पर कौन क्या, उसके लिए क्या रूल्स है, तो उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं किया गया है, पर उन पर वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे जो कि अभी जो यूनियन टेरिटरी है उनके लिए है, जो केंद्र शासित प्रदेश है उनके लिए जो है वही सेम रूल्स उस पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश किस तरह से बने, किस तरह से उनका सृजन किया गया केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ओके। सबसे पहले ब्रिटिश शासन के टाइम पर 1874 में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जिलों के रूप में गठित किया गया। ठीक है, 1874 में इनको अनुसूचित क्षेत्रों के जो जिलों हैं उनके रूप में गठित किया गया था। बाद में उन्हें आयुक्त प्रांतों के रूप में जाना गया। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में जिनको गठित किया गया था, बाद में इनको क्या बोला गया, आयुक्त प्रांत। ठीक है, उसके बाद में हम स्वतंत्र हो गए, तो स्वतंत्रता के बाद वे भाग सी और भाग डी में आ गए। ये जो आयुक्त प्रांत थे उनको भाग सी और डी में रखा गया। ठीक है, 1956 में
उन्हें 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो था 1956 उसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बात पता है 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। ठीक है, 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम, इसके थ्रू हमने राज्यों का पुनर्गठन किया और केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन किया। ठीक है, तो इसी से ही केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। ठीक है, ओके। कुछ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको राज्य का दर्जा दिया गया। स्टार्टिंग में कुछ केंद्र शासित प्रदेश जो थे, मतलब पहले हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, बाद में फिर उनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, मतलब कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। जैसे कि आपने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनको फिर राज्य का दर्जा दे दिया। मतलब कि स्टार्टिंग में इनको क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में इनको क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो राज्य हमने जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कब बनाए थे, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956। ठीक है, जिनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, फिर बाद में इनको क्या बना दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। ठीक है, गोवा, हिमाचल प्रदेश आज की डेट में राज्य है, ये स्टेट्स है। ओके, कुछ ऐसे राज्य थे जो पुर्तगाली और फ्रांसीसी से हमने लिए थे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। जो हमने पुर्तगाली से लिए थे वो थे आपके गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है, दमन दीव और दादर नगर हवेली, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और गोवा को राज्य बना दिया गया। ठीक है, तो पुर्तगाली और फ्रांसीसी हमने लिए थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, तो गोवा और दमन दीव, दादर नगर हवेली हमने पुर्तगाली से लिए थे। इनको, गोवा को तो हमने राज्य बना दिया गया और ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है अभी भी। ठीक है, और फ्रांसीसी से जो हमने लिए थे वो था पुडुचेरी। ठीक है, पुडुचेरी हमने किससे लिया था, फ्रांसीसी से लिया था, तो ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश बनाने का रीजन क्या है, क्यों केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हो, भाई राज्य बना दो इनको भी। ठीक है, ये सबको केंद्र शासित प्रदेश बना दो, तो इसके कई सारे रीजन होते हैं। वो क्या है, एक तो राजनीतिक और प्रशासनिक रीजन होता है, जिसकी वजह से हमने दिल्ली और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। राजनीतिक कारण की वजह से और प्रशासनिक कारण की वजह से दिल्ली और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। ठीक है, इसके अलावा सांस्कृतिक विशिष्टता भी होती है। ठीक है, सांस्कृतिक विशिष्टता की वजह से हमने पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, संस्कृति की वजह से। ठीक है, इसके अलावा सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, मतलब कि एक ऐसी पोजीशन जहां पे लोग घूमने आते हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन, जिसकी पोजीशन की वजह से हमने बनाया है, जो कि है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। और इसी तरह से पिछड़े और आदिवासी लोगों के लिए विशेष उपचार, ठीक है, पिछड़े और आदिवासी लोगों के विशेष उपचार के लिए हमने मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश इनको केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। बाद में इनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, अब ये तो हमने पहले बनाए थे 4 रीजन, राजनीतिक महत्व की वजह से, प्रशासनिक महत्व की वजह से, मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक कारण की वजह से हमने दिल्ली और चंडीगढ़ को बनाया। सांस्कृतिक विशिष्टता की वजह से हमने दादर नगर हवेली, दमन दीव और पुडुचेरी को बनाया। ठीक है, इसके अलावा सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक पोजीशन की वजह से, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की वजह से हमने अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप को बनाया। और पिछड़े और जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए अलग से हम उपचार कर सकें, उनके लिए अलग से इंपॉर्टेंस दे सकें, उनके बारे में सोच सकें, इसके लिए हमने मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को बनाया। ठीक है, और इसके अलावा अभी हाल ही में 2019 में हमने जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें से जो जम्मू कश्मीर थी उसको आंतरिक सुरक्षा की वजह से बनाया गया। इसका सरकार ने क्या बोला कि जो जम्मू कश्मीर है वहां पे पाकिस्तान और ये जो आपका चीन है उससे काफी हमले होते रहते हैं, और वो अपनी जो जगह है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको एलओसी को क्रॉस करते रहते हैं, और एलओसी को क्रॉस करने पर यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके अलावा जो पोखरण वाला जो सीन था वो सब, तो मतलब कि जम्मू कश्मीर में काफी हमले वगैरह, युद्ध वगैरह करते रहते हैं। इसी वजह से आंतरिक सुरक्षा की वजह से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, उसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण हो। इसको बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019। इसी पुनर्गठन विधेयक की वजह से लद्दाख को भी बनाया गया। एक ही तो था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के थ्रू ही लद्दाख को बनाया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, अब लद्दाख को अलग क्यों किया गया, एक ही कर देते, 2 अलग अलग क्यों किया आपने, क्योंकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं, इन पर ज्यादातर इन्हीं जगह पे हमला होता है। लद्दाख जो है वो एक बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही ग्रीनरी है, वहां पे बर्फ है और बहुत अच्छी, उस जगह का विकास होने की वजह से, उसका क्षेत्रीय विकास के लिए लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाएगा।
और यहाँ के लोगों को काफी डिमांड भी रही है पहले से कि लद्दाख को अलग बनाया जाए, जिससे कि हमारे यहाँ पे विकास हो सके और हम आराम से रह सकें। बुद्ध लोग रहते हैं काफी यहाँ पे, बहुत पीसफुली लोग रहते हैं, तो इसको अलग से बनाने के लिए डिमांड उठ रही थी, तो इसीलिए इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, ओके, काफी बड़ा एरिया है लद्दाख का भी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने 6 रीजन देख लिए जिसकी वजह से हम केंद्र शासित प्रदेश बना रहे हैं। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश को कब बनाया गया था। सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2019 में बनाए गए थे। ये वाला एरिया है वो जम्मू कश्मीर का है और ये वाला एरिया लद्दाख का है। यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये जो है वो एक्साई चीन है और ये वाला जो एरिया है वो आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो। ठीक है, और यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है और ये धीरे धीरे इधर ही आते जा रहे हैं। तो बेसिकली हम इसको हमारे इंडिया के मैप में पूरा मानते हैं। ठीक है, और अगर आप चाइना का मैप देखेंगे तो वो नहीं मानते, इधर आप पाकिस्तान का मैप देखेंगे तो वो भी नहीं मानते। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये लद्दाख वाला एरिया है और ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है। ठीक है, ओके, अब इससे पहले हम पहले देख लेते हैं दिल्ली की, जो हमारा राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, तो दिल्ली 1956 में। ठीक है, यहाँ पे ये आपका यूनियन टेरिटरी जो था, दिल्ली जो था आपका 1992 में बनाया गया था, नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। ठीक है, ओके, चंडीगढ़ कब बनाया गया था, 1966 में। तो पहले 1956 में बनाया गया था, बाद में 1992 का है। ठीक है, इसको नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया था, तो पहले 1956 में बना दिया गया। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उसके बाद 1992 में यहाँ पे इसको नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली भी बोला। ठीक है, वो बनाया गया। ओके, अब 1956 में और किस किस को बनाया गया था, दिल्ली को बनाया गया था, और जो आपका अंडमान निकोबार है उसको बनाया गया था, और यहाँ पे जो लक्षद्वीप है उसको बनाया गया। ठीक है, तो दिल्ली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, फिर आपको कौन कौन से याद रखने, 3 हो गए हमारे, 4, 5 हो गए और एक चंडीगढ़ हो गया, 6। ठीक है, 1962 में यहाँ पे पौंडीचेरी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पौंडीचेरी को और दमनदीप को बनाया गया था। बाद में इसको मिला दिया गया था, ये 1961 में, इसको 1962 में, तो इसको पूरा मिला दिया गया। अब अभी 2019 में। ठीक है, तो आप इसको 2019 का याद रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका, तो कितने हो गए आपके, ये दोनों। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ पे आपका ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और ये पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दमनदीप। ठीक है, तो इस तरह से बनाया। यहाँ पे ये आपको 1962 याद रखना है, बाद में इसको 1962 के बाद 2019 में इनको मिला दिया। ठीक है, ओके, दादर नगर हवेली और दमनदीप। ठीक है, ओके, तो ये हमारे इस तरह से बनाए गए थे। तो डेट तो आपको याद ही आ जाएगी, ये 3 एक साथ बनाए गए हैं, दिल्ली और यहाँ पे आपका जो आपका है अंडमान निकोबार और यहाँ पे लक्षद्वीप है ये। ठीक है, पौंडीचेरी को 1962, दादर नगर हवेली इसको आपका कहाँ पे, दमन 1962 और फिर इसको 1961, यहाँ पे आपको याद रखना 1966। ठीक है, अब यहाँ पे इनके बारे में, प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्यकारी, यहाँ पे काम कौन करता है, बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति खुद तो जाके काम करेंगे नहीं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से यहाँ पे काम होता है, प्रशासन होता है। कौन करता है, जिसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, जिस भी प्रशासक को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं वो राष्ट्रपति के बेहद में यहाँ पे काम करता है। ठीक है, ओके, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को आसन्न संघ क्षेत्र के प्रशासक के रूप में भी नियुक्त कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को उससे पास वाला जो भी केंद्र शासित प्रदेश है वहां का क्या नियुक्त कर सकते हैं, उसका प्रशासन नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति करते हैं, किसको कर सकते हैं, देखिए किसी एक इंडिविजुअल, किसी पर्सन को वहां का प्रशासक नियुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति चाहते हैं तो उसके पास वाला कोई भी स्टेट है वहां का भी जो राज्यपाल है उसको उस जगह का प्रशासक बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं चंडीगढ़। ठीक है, तो चंडीगढ़ को, जो हरियाणा है वहां के राज्यपाल को चंडीगढ़ का बना देंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसा ही नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे किसी भी स्टेट का हो गया। ठीक है, तो किसी को भी बनाया जा सकता है, उसके पास वाले किसी को भी, जिससे कि उनको आना जाना इजी पड़े। बस सिंपल सी बात है, उसके पास वाले का सिर्फ यही रीजन है। ठीक है, आसपास का। तो आसन्न संघ क्षेत्र का प्रशासक बनाया जा सकता है राज्यपाल को। राज्यपाल अपने मंत्री परिषद से स्वतंत्र रूप से काम करता है। ठीक है, जो मंत्री परिषद है उससे अलग से काम करता है, राज्यपाल यहाँ पे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
यहाँ पे जो पंजाब के गवर्नर है संवर्गीय रूप से चंडीगढ़ के प्रशासक भी होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ठीक है, इसकी कैपिटल है, तो पंजाब के जो गवर्नर होते हैं ना वो ही चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा भी आपको मन में आ सकता है, तो पंजाब के जो गवर्नर है वो चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में काम करते हैं। दादर और नगर हवेली के प्रशासक संवर्गीय रूप से दमनदीप के प्रशासक के रूप में काम करते हैं। दादर नगर हवेली और दमनदीप का एक ही होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कार्यकारी देख लिया आपने, विधायी किस तरह से यहाँ की विधायिका चलती है। तो संसद 3 सूचियों के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। अब यहाँ पे हमने देखा था जो राज्य हैं, जो स्टेट्स होते हैं, उनमें हमारी पहली बात तो 3 सूची होती है। एक तो संघ सूची होती है, संवर्ती सूची होती है और राज्य सूची होती है। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? 3 सूचियों में संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? हमारी केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची जो होती है उसको कौन बनाता है? राज्य सरकार कानून बनाती है। और संवर्ती सूची पे दोनों कानून बनाते हैं। यहाँ पे जो तीनों सूचियां हैं, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची, उन तीनों पर ही कौन कानून बना सकता है? संघ मतलब केंद्र सरकार, संसद कानून बना सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे राज्य सरकार तो है ही। ओके, विधानमंडल के साथ संघ शासित प्रदेश, यहाँ पे विधानसभा भी होती है। यहाँ पे विधानमंडल भी हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल हो सकता है, जैसे कि दिल्ली में है। ठीक है, विधानसभा हो सकती है। तो जहाँ पे विधानसभा है उसके साथ कौन बनाएगा? वहां पे विधानसभा बना लेगी। ठीक है, ओके। जैसे कि आप देखते हैं यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे कौन सी जगह विधानसभा है और कानून कौन कौन बना सकता है, यहाँ की विधानसभा किस किस विषय पर कानून बना सकती है। देखिए यहाँ पे जो पौंडीचेरी है वहां पे एक सीएम होते हैं और मंत्रिपरिषद होती है। ठीक है, सीएम होते हैं और उनकी मंत्रिपरिषद होती है 1963 से। ठीक है, पौंडीचेरी में सीएम और उनकी मंत्रिपरिषद, ये किस किस पे कानून बना सकते हैं? राज्य सूची पे कानून बना सकते हैं और संवर्ती सूची पे कानून बना सकते हैं। क्लियर है? पौंडीचेरी में जो सीएम है और मंत्रिपरिषद है, मतलब कि मंत्रिपरिषद कानून बनाती है ना, राज्यों में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे केंद्र प्रदेश में भी ये संवर्ती सूची पर और राज्य सूची पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, दिल्ली में जो सीएम है और मंत्रिपरिषद है वो 1992 से है या 1963 से है और 1992 से है। ठीक है, यहाँ पे 1992 से कौन कानून बना सकता है? राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, संवर्ती सूची पे भी बना सकती है। राज्य सूची के जो विषय हैं उनमें से अगर हम बात करें सार्वजनिक व्यवस्था की, पुलिस की और जो लैंड है, यहाँ की भूमि है उसकी, उनको छोड़कर बाकी सब मामलों में राज्य सूची जो भी मामले हैं उन सभी में जो दिल्ली के सीएम है, दिल्ली के मंत्रिपरिषद है, वो कानून बना सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि दिल्ली के, जैसे कि आप देखते हैं केजरीवाल जी हमेशा बोलते हैं कि पुलिस हमारे हाथों में दे दो, पुलिस पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, हमारी पुलिस सुनती ही नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज है, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और जो भूमि है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। ठीक है, बाकी राज्य सूची के बाकी सब विषय पर राज्य सरकार मतलब की जो मंत्रिपरिषद है वो कानून। ठीक है, संवर्ती सूची पर भी मंत्रिपरिषद कानून बना सकती है। अब जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी तक यहाँ पे कोई भी सीएम नहीं है। ठीक है, 2020 में भी कोई भी सीएम नहीं है। यहाँ पे राज्य सूची है, उसमें भी यहाँ की जो सीएम बनेगी, जो मंत्रिपरिषद बनेगी वो कानून बना सकेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर बाकी सब मामलों में ये कानून बना सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस का केंद्र सरकार कानून बनाएगी और संवर्ती सूची पर ये जो राज्य सरकार है, मतलब जो यहाँ की जो केंद्र प्रदेश बनेगा उसकी सरकार जो बनेगी, मंत्रिपरिषद बनेगी, वो कानून। अब आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथों में ये सब चीजें होंगी, ये जो चीजें सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस, तो यहाँ पे काम अच्छे से होगा और काम अच्छे से होने के साथ साथ हमें दूसरे देशों की जो डर है वो भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसको किया गया। ठीक है, ओके। तो ये तीनों का पढ़ लिया आपने, जहाँ पे विधानसभा है वहां पे, और बाकी सब में, तो बाकी सब में विधानसभा है ही नहीं, तो वहां बाकी सब में कौन बनाएगा? तो बाकी सब में तो जो आपकी संसद है वही बनाएगी, केंद्र सरकार। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति यहाँ पे किस तरह से नियम बनाते हैं। तो राष्ट्रपति शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए यहाँ पे नियम बनाते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर ये पावर होती है। इनमें संसद के अधिनियम के समान बल होता है और प्रभाव होता है, मतलब राष्ट्रपति जो नियम बना रहे हैं वो सेम उसी तरह की पावर होगी, उसी तरह का प्रभाव होगा जैसे संसद कानून बनाती है उसका होता है। ठीक है, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन-दीव, इनके लिए राष्ट्रपति कानून बनाते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन। ठीक है, पौंडीचेरी जो है उस पर केवल तब बनाएंगे जब विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया गया हो, मतलब कि किसी भी राज्य की विधानसभा अगर निलंबित या भंग कर दी जाती है किसी भी राज्य की, तो वहां पे फिर केंद्र सरकार कानून बनाती है। सेम उसी तरह से पौंडीचेरी में भी विधानसभा है, अगर ये विधानसभा निलंबित हो जाती है, भंग हो जाती है, तब इस पर राष्ट्रपति जो है वो कानून बना सकते हैं। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं है। ठीक है, दिल्ली, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। ठीक है,
यहाँ पे संसद बनाएगी। ओके, अब बात करते हैं न्यायतंत्र की। विधायिका देख लिया आपने किस तरह से विधान मिलता है, ठीक है, आपने कार्यकारी शक्ति देखी किस तरह से कार्य होता है, यहाँ पे प्रशासन किस तरह से होता है। अब बात करते हैं न्यायतंत्र की। यहाँ पे किस तरह से जुडिशियरी इसकी काम होती है बेसिकली। तो संसद एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। संसद चाहे तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी पास वाले राज्य के हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। मतलब कि या तो इसका अलग से हाई कोर्ट हो या फिर किसी और राज्य के हाई कोर्ट के अंदर ही इसका हाई कोर्ट हो। मतलब कि किसी और राज्य का हाई कोर्ट और इसका हाई कोर्ट जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका मिला हुआ हाई कोर्ट हो, ठीक है, वो पास वाले राज्य का। तो बेसिकली अभी भी ऐसा ही कर रखा है। जैसे कि दिल्ली का अपना एक अलग हाई कोर्ट है, ठीक है, दिल्ली का एक अलग हाई कोर्ट है, दिल्ली उच्च न्यायालय। केवल एक ऐसा ही यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना हाई कोर्ट है, ठीक है, बाकी सबका नहीं है। तो दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है 1966 से, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया। तो दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट है। बाकी अगर हम बात करें दादर नगर हवेली और दमन दीव, तो इसका हाई कोर्ट कौन सा है? बम्बई उच्च न्यायालय है, ठीक है, दादर नगर हवेली दमन दीव। ये कहाँ पे, जैसे आप इंडिया का मैप देखेंगे तो यहाँ पे दादर नगर हवेली और दमन दीव, ठीक है, और यहाँ पे मुंबई है, ठीक है। तो ये मुंबई का जो हाई कोर्ट है, बम्बई हाई कोर्ट, मुंबई पहले जिसका नाम मुंबई था, तो बम्बई हाई कोर्ट जो है वो ही आपका दादर नगर हवेली और दमन दीव का है, ठीक है। अंडमान निकोबार का जो है, अंडमान निकोबार कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है उसका हाई कोर्ट कौन सा है? तो जो कलकत्ता हाई कोर्ट है वो अंडमान निकोबार का है, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट किसका है? अंडमान निकोबार का है, ठीक है। तो कलकत्ता हाई कोर्ट में ही अंडमान निकोबार का है। क्लियर है। अब यहाँ पे हम बात करें लक्षद्वीप की, और लक्षद्वीप कहाँ पे है? यहाँ पे है। जो केरल हाई कोर्ट है ना वो लक्षद्वीप का है, केरल हाई कोर्ट लक्षद्वीप का है। अब यहाँ पे आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। अगर आपको मैप याद होगा तो इजीली समझ आ रही होंगी ये चीजें। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ का हाई कोर्ट वो पंजाब और हरियाणा दोनों का जो हाई कोर्ट है वही चंडीगढ़ का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा की कैपिटल भी है, ठीक है। पंजाब हरियाणा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ का भी है, ठीक है। इसके अलावा पौंडीचेरी का हाई कोर्ट कौन सा है? तो पौंडीचेरी कहाँ पे है? यहाँ पे पौंडीचेरी है, ठीक है। तो पौंडीचेरी यहाँ पे है। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है, चेन्नई जो मद्रास हाई कोर्ट है, चेन्नई में है मद्रास हाई कोर्ट। तो पहले चेन्नई का नाम मद्रास था, तो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो पौंडीचेरी का भी हो गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर ऑलरेडी स्टेट था तो उसका अपना एक हाई कोर्ट था, वही आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने मैप से बता दिया आपको। दिल्ली का दिल्ली हाई कोर्ट है, जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है, लद्दाख जम्मू कश्मीर में से अलग हुआ तो लद्दाख का भी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद दादर नगर हवेली और दमन दीव ये कहाँ पे है? मुंबई के पास में, तो मुंबई हाई कोर्ट इनका भी है, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार ये कहाँ पे पास में पड़ रहा है? आपको कलकत्ता से पास में पड़ रहा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट इसका हो गया। और पौंडीचेरी के लिए मद्रास हाई कोर्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली के लिए क्या विशेष प्रावधान है? देखिए अभी यहाँ पे हमने सारे यूनियन टेरिटरी के लिए पढ़ लिया। अब दिल्ली जो है हमारी राजधानी है, तो इसके लिए कुछ विशेष प्रावधान होंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991, ठीक है। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991, ठीक है। इसमें जो था दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का विशेष दर्जा दिया गया और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में बनाया, ठीक है। ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो गया। यहाँ पे प्रशासक होते हैं जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं एलजी, और यहाँ की विधायिका जो होती है उसमें विधानसभा होती है और विधानसभा से चुनकर मंत्री जाते हैं जिनकी मंत्री परिषद बनाई जाती है, ठीक है। जैसे बाकी सभी राज्यों में बनाई जाती है सेम उसी तरह से, ठीक है। ओके, अब इससे पहले दिल्ली में एक महानगरीय परिषद हुआ करती थी और एक कार्यकारी समिति हुआ करती थी। 1991 से इसको क्या दिया गया? विशिष्ट मतलब कि एक दर्जा दिया गया जिसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला गया। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। अच्छा, विधानसभाएं कहाँ कहाँ पे है? तो एक तो दिल्ली में है और दूसरा कौन सा है? पौंडीचेरी में है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं दिल्ली की जो विधानसभा है ना उसकी अधिकतम संख्या कितनी है? तो उसमें अधिकतम 70 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा जो बनती है तो सदस्यों की संख्या जनसंख्या के हिसाब से होती है। तो दिल्ली की विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 70, ठीक है। ये कैसे चुने जाते हैं? तो लोगों द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जैसे कि सीएम के इलेक्शन में हम पार्ट लेते हैं ना, सीएम के लिए इलेक्शन में वो विधानसभा में चुने जाते हैं वो लोग, और वही फिर सीएम बनाते हैं। तो विधानसभा के लिए लोग सीधे चुनाव मतलब जो वोट देते हैं वो देते हैं। केजरीवाल जी को याद रख लीजिए, केजरीवाल जी के लिए डायरेक्ट वोट देते हैं लोग, ठीक है। तो सीएम के लिए विधानसभा में लोग जाते हैं चुनकर। चुनाव कौन कराता है? तो भारत का जो चुनाव आयोग है ना वो इसके चुनाव कराता है, ठीक है। जैसे राज्यों के जो चुनाव कौन कराता है, राज्य में जो सीएम के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है? वो भी भारत चुनाव आयोग ही कराता है, ठीक है। भारत का जो चुनाव आयोग है वही कराता है।
अच्छा, राज्य चुनाव आयोग भी होता है, वो कौन से चुनाव कराता है, वो कौन से इलेक्शन कराता है? तो जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, वो हमारा राज्य चुनाव आयोग कराता है। और बाकी सीएम वगैरह के जो इलेक्शन होते हैं ना, विधानसभा के लिए जो इलेक्शन होते हैं, वो सारे भारत चुनाव आयोग कराता है। ठीक है, ओके। अब मंत्री परिषद की संख्या कितनी होती है? यहाँ पे जो मंत्री परिषद होती है उसकी संख्या कितनी होती है? मंत्री परिषद में कितने लोग हो सकते हैं? तो मंत्री परिषद में जो लोग हो सकते हैं ना, वो 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें इसकी संख्या 10% निर्धारित की गई थी। मतलब कि जितने विधानसभा के सदस्य है ना, उसके 10%, ठीक है, उसका मैक्सिमम 10% लोग ही मंत्री परिषद के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, तो विधानसभा में कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। इसका 10% निकालो तो कितने जाएंगे? 7 आ जाएंगे। 7 में से एक कौन बन जाएगा? मुख्यमंत्री, सीएम बन जाएगा। बाकी 6 कौन बन जाएंगे? अदर मंत्री, अन्य मंत्री बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 70 है, और 10% जो है वो आपकी मंत्री परिषद में आ जाते हैं। ये कब डिसाइड किया गया था? 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें पूरे इंडिया के लिए किया था। ठीक है, सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, सबके लिए है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं दिल्ली में किस तरह से क्या चीजें अलग है बाकी राज्यों से। ठीक है, ये तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें कुछ चीजें तो अलग होंगी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री को नियुक्ति तो यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो नहीं करते। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और बाकी राज्यों में कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। ठीक है, बाकी राज्यों में राज्यपाल करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं मुख्यमंत्री की नियुक्ति दिल्ली में। बाकी सब राज्यों में राज्यपाल करते हैं। अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? वो भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, वो भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ पे वो भी राज्यपाल करते हैं, मुख्यमंत्री की सलाह पे बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ यहाँ पे एलजी दिलाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। यहाँ पे कौन दिलाते हैं? राज्यपाल दिलाते हैं। राज्यों को तो आपको ऑलरेडी पता है। मंत्रियों का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अब राष्ट्रपति ही नियुक्ति कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही कर रहे हैं बाकी सबकी नियुक्ति भी। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करेंगे। यहाँ पे ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार होती है? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, हमेशा याद रखिएगा, विधानसभा के लिए ही जिम्मेदार होती है। हम अपने देश की बात करें, संसद जो है उसकी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? तो आपकी जो लोकसभा है उसके लिए जिम्मेदार है। राज्यों की जो मंत्री परिषद है वो विधानसभा के लिए जिम्मेदार है। इसी तरह से दिल्ली की भी विधानसभा के लिए जिम्मेदार हो। ठीक है, सामूहिक रूप से। मंत्री परिषद में अध्यक्ष कौन होते हैं? इस मंत्री परिषद के, मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, और एलजी को सहायता और सलाह देते हैं ये। ठीक है, जो मंत्री परिषद होती है। यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? यहाँ पे भी मुख्यमंत्री होते हैं। और देश में भी कौन होते हैं? उसमें भी जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके अध्यक्ष होते हैं मंत्री परिषद के। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने का काम करते हैं मंत्री परिषद। वहां पे राष्ट्रपति को सलाह देने का काम करते हैं, और दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पे जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो मेन है, जो यहाँ का राजा है, उसको सलाह देने का काम करते हैं। ठीक है, चुनाव कौन कराता है? तो भारत चुनाव आयोग कराता है। यहाँ पे भी भारत चुनाव आयोग भी कराता है, राज्यों में भी कराता है। ठीक है, विधानसभा की विधायी शक्ति, ठीक है, इसकी क्या विधायी शक्ति है? तो यहाँ की जो विधानसभा है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिल्ली की विधानसभा राज्य सूची पर कानून बना सकती है, संवर्ती सूची भी कानून बना सकती है। राज्य सूची के कौन कौन से विषय पर कानून नहीं बना सकती? पुलिस पर नहीं बना सकती, भूमि पर नहीं बना सकती, और सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उन पर नहीं बना सकती, सार्वजनिक आदेश पर। ठीक है, ओके। और जो यहाँ की जो बाकी राज्यों में है वो राज्य सूची और संवर्ती सूची पे कानून बना सकते हैं वहां की विधानसभा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, जहां यहाँ पे जो एलजी होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, उनका काम क्या होता है? अब यहाँ पे तो आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो एलजी का काम क्या बचा? तो एलजी जो होते हैं, मंत्री परिषद एलजी को अपने कार्यों के अभ्यास में सहायता और सलाह देती है, सिवाय इसकी कि जब उसे अपने विवेक से काम करना आवश्यक हो। ठीक है, तो बेसिकली जैसे राज्यपाल का काम होता है ना, तो मंत्री परिषद है वो राज्यपाल को सलाह देने का काम करती है। हालांकि नाम मात्र का ही होता है, लेकिन है तो सही। ठीक है, तो एलजी भी सेम राज्यपाल की तरह ही होता है। ठीक है, ओके। राय अगर डिफरेंट है, इनकी ये जो मंत्री परिषद है वो राय दे रही है एलजी को, अगर ये राय अलग अलग होती है तो एलजी को निर्णय के लिए राष्ट्रपति को मामले में संदर्भित करना और उसके हिसाब से काम करना होता है। मतलब कि राज्यपाल इसको राष्ट्रपति को बता देते हैं, सेम उसी तरह से एलजी भी राष्ट्रपति को बता देते हैं। अगर हम किसी राज्य की बात करें, वहां पे मंत्री परिषद और राज्यपाल जो है उनकी ओपिनियन अलग अलग है। राज्यपाल को नहीं समझ आ रहा, भाई हमें नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा तो वो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को बता देंगे। सेम उसी तरह एलजी भी राष्ट्रपति को बता देते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे अब राष्ट्रपति शासन के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन किससे लगता है? आपका 356 से लगता है।
तो अगर संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाती है, जो किसी भी राज्य में भी सेम तरह की है, ठीक है, तो राष्ट्रपति क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकते हैं। अगर किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से खराब हो गई, वहां पे कोई सुन ही नहीं रहा है, लड़ाइयां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। सेम इसी तरह से केंद्र प्रदेश में भी, दिल्ली में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। यह एलजी या अन्यथा की रिपोर्ट पर किया जाता है, मतलब कि वहां का अगर एलजी बोल रहा है कि यहाँ पे हमसे काम ठीक से नहीं हो रहा, नहीं संबंध, संवैधानिक मशीनरी पूरी तरह से विफल हो गई है, यहाँ पे लड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे हैं, या कोई भी रीजन है, तो वो बोल सकते हैं और राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, ठीक है। एलजी की अध्यादेश बनाने की शक्ति। अब यहाँ पे एलजी को क्या शक्तियां हैं, क्या क्या कर सकते हैं, इनको क्या पावर्स है? तो एलजी को विधानसभा के अवकाश के दौरान अध्यादेशों को लागू करने का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे कि राज्यपाल, अगर राज्य में विधानसभा नहीं है, किसी टाइम में भंग हो जाती है, तो वहां पे पूरी जो शक्ति है किसके पास आ जाती है? राज्यपाल के पास आ जाती है। सेम इसी तरह से यहाँ पे एलजी के पास आ जाती है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आ जाती है। यहाँ पे अध्यादेश में विधानसभा के अधिनियम के समान बल होता है। वो जो अध्यादेश जो भी जारी कर रहे हैं, ये अध्यादेश लागू कर रहे हैं, वो अध्यादेश जो भी कानून बना रहे हैं, वो उतना ही पावरफुल होगा, उतनी ही अच्छे से एप्लीकेबल होगा वो, जैसे कि विधानसभा बनाती है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इस तरह के हर अध्यादेश को विधानसभा से 6 सप्ताह के भीतर इसकी पुनर्वापसी से अनुमोदित होना चाहिए, ठीक है। 6 सप्ताह के अंदर इसको विधानसभा बोल देनी चाहिए कि हाँ ठीक है, ठीक है। एलजी किसी भी समय अध्यादेश वापस ले सकते हैं, लेकिन जब वह विधानसभा द्वारा भंग या निलंबित कर दिया जाता है तो वह अध्यादेश का प्रचार नहीं कर सकता। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे अगर विधानसभा नहीं है तो एलजी बनाएंगे, ठीक है, और फिर जब विधानसभा बन जाती है तो 6 सप्ताह के भीतर इसको अप्रूव कराना होता है, ठीक है, और इसको ये अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। लेकिन जब भी विधानसभा वहां पे भंग हो जाती है, निलंबित हो जाती है, तो वो अध्यादेश मतलब उसको फिर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जो विधानसभा भंग हो गई, ठीक है। ऐसे किसी भी अध्यादेश को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रख्यापित या वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसा कोई भी अगर अध्यादेश है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, अगर विधानसभा नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यों। अच्छा, जो आपकी एलजी है वो कौन है? वो तो राष्ट्रपति अपनी जगह पे किसी को भेज रहा है ना कि भाई मैं यहाँ पे हर जगह तो जाकर काम नहीं कर सकता, तो मेरी जगह पे आप काम कर लो, तो वही है ना। तो बेसिकली राष्ट्रपति अपनी जगह किसी को भेज रहा है, तो सारे के सारे कंट्रोल किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। जो भी ये काम करेंगे ना तो एट लास्ट पे राष्ट्रपति के पास आएगा, मतलब कि राष्ट्रपति की उसमें परमिशन होनी चाहिए, ठीक है। राज्यपाल का क्या है? तो राज्यपाल को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, करते तो राष्ट्रपति है, लेकिन राज्यपाल अपने यहाँ पे स्वतंत्र होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति की जगह पे जाके काम नहीं कर रहा है, राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त कर रहे हैं, फिर वो राज्यपाल अपना काम कर रहा है। और ये जो एलजी है वो किसका काम कर रहे हैं? वो राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, अपने बिहाफ में किसी और को भेजना। ये हो गया, ठीक है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में तुलना करते हैं, ठीक है, इसमें कंपैरिजन देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में क्या कंपैरिजन है? यहाँ पे केंद्र से संबंध किस तरह से होता है राज्यों के और केंद्र शासित प्रदेश के। केंद्र से संबंध यहाँ पे संघीय होता है, फेडरल रिलेशन होता है। राज्यों में अपनी खुद की सरकार होती है, वो अपना इंडिविजुअल काम करके अपने इंडिपेंडेंट होते हैं अपने लिए, ठीक है, जो सीएम होते हैं वो और राज्यपाल होते हैं वो। और केंद्र की अपनी खुद की सरकार होती है, उनके अलग अलग फेडरल रिलेशन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकात्मक होता है, पूरा का पूरा जो नियंत्रण है वो किसका है? केंद्र सरकार का ही है, ठीक है। शक्ति का वितरण किस तरह से होता है? वे केंद्र के साथ सत्ता का वितरण करते हैं, जो शक्ति है उसको अपने अपने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया है, और ये केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में ही काम कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा प्रशासन और नियंत्रण किसका है? केंद्र सरकार का ही है। यहाँ पे शक्तियां अलग अलग हैं, राज्य की भी अपनी कुछ शक्तियां हैं और केंद्र की भी अपनी कुछ शक्तियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शक्तियों का वितरण होता है और यहाँ पे पूरी शक्ति केंद्र की होती है। स्वराज्य, स्वायत्ता होती है, मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं, और यहाँ पे कोई स्वायत्ता नहीं होती, पूरी शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। प्रशासनिक एकरूपता, क्या यहाँ पे एकरूपता है? हाँ, और यहाँ पे नहीं। अब प्रशासन राज्यपाल द्वारा होता है, यहाँ पे राज्यपाल द्वारा, और राष्ट्रपति द्वारा उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से होता है। अगर राष्ट्रपति द्वारा बोल दो या फिर राष्ट्रपति किसी एक को प्रशासक नियुक्त करते हैं वो करता है, और यहाँ पे कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल करते हैं, ठीक है। अब कार्यकारी प्रमुख का पदनाम, कौन कार्यकारी प्रमुख होता है? अच्छा, एक होते हैं कार्यकारी प्रमुख, ठीक है, जो नाम मात्र के होते हैं, और एक होते हैं वास्तविक। राज्यों में वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यों में वास्तविक होते हैं सीएम, और कार्यकारी प्रमुख कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। तो यहाँ पे भी कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल हो गए, और राष्ट्रपति किसी प्रशासक को निर्दिष्ट कर सकते हैं, वो यहाँ के कार्यकारी प्रमुख हो जाएंगे, ठीक है।
ये लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी में। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग नाम है, दिल्ली, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपकी एलजी होते हैं। और जो प्रशासक होते हैं वो दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप इनके लिए है। ठीक है, तो इनको कौन नियुक्त कर रहा है? तो राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति के मतलब ये राष्ट्रपति की जगह पे राष्ट्रपति के बिहाफ में ये काम कर रहा है। ठीक है, ओके। अब कार्यकारी प्रमुख की क्या भूमिका होती है, क्या काम होता है? देखो, जो राज्यपाल है वो राज्य का एक संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है, और प्रशासक राष्ट्रपति का एक एजेंट होता है, राज्यपाल की तरह एक प्रमुख नहीं होता ये। ठीक है, ये संवैधानिक प्रमुख है, संविधान में इसके बारे में बताया गया है। ये जो प्रशासक है वो राष्ट्रपति का एक एजेंट की तरह काम कर रहा है, राष्ट्रपति के बिहाफ। ठीक है, संसद और 7वीं अनुसूची। ठीक है, संसद और 7वीं अनुसूची में क्या दे रखा है? संसद राज्य सूची की किसी भी विषय पर कानून नहीं बना सकती है। ठीक है, राज्यों में राज्य सूची पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सरकार ही बनाएगी। संसद किसी भी विषय पर तीनों सूचियों में से किसी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश में होता है। तो ये डिफरेंस है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे हमने राज्यों के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में डिफरेंस है, दिल्ली के लिए पूरा पढ़ लिया। ठीक है, एलजी क्या होता है उनके बारे में पढ़ लिया, एलजी की भूमिका पढ़ लिया आपने। हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कब से स्टार्ट हुए? ठीक है, दिल्ली, पौंडीचेरी में विधानसभाएं हैं, विधानसभा का कितना परसेंट मंत्रिपरिषद में होता है, मंत्रिपरिषद कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया। क्या क्या रीजन है इसकी? जैसे कि सांस्कृतिक विशिष्टता की वजह से बनाया गया है, सामरिक महत्व है, ठीक है, राजनीतिक महत्व है, तो उसकी वजह से केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया है। किन किन राज्यों को पहले केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, बाद में उनको राज्य बना दिया गया। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? इनमें से कहाँ पे मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है? तो देखिए, दिल्ली में होता है क्या? बिल्कुल होता है, दिल्ली में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। चंडीगढ़ में नहीं होता, अंडमान निकोबार, दमन दीव नहीं होता। केंद्रीय क्षेत्र में मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है, दिल्ली में होता है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। एक सीएम होते हैं और बाकी अन्य होते हैं। ठीक है, अदर मेंबर्स। ओके, अदर जो मंत्री है। ठीक, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 6 मिनिस्टर्स होते हैं इसके। ओके, ठीक है। अब निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। भारत के पास वर्तमान में कोई अधिकृत राज्य नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है, तो ये तो सही है। केंद्र शासित प्रदेश वह क्षेत्र है जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। बिल्कुल, केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। दिल्ली को 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, 1992 से। अंडमान निकोबार जो है वो मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है, मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं आता। अंडमान निकोबार किसके अंतर्गत आता है? कोलकाता हाईकोर्ट के अंतर्गत। ठीक है, और 1992 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो बिल्कुल जाना जाता है। 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991 में, फिर लागू हुआ था 1992 में, जिसके बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जाना गया, जिसमें दिल्ली के लिए विशेष उद्यम किए गए थे। ठीक है, ये 1 फरवरी 1992 को लागू हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे अंडमान निकोबार के लिए कौन सा आपका है? अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता, और जो मद्रास हाईकोर्ट है वो किसके लिए? पुडुचेरी के लिए। ठीक है, आपको मैप अगर याद होगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं, एलजी नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।